हेलो प्यारे विद्यार्थियों, कैसे आप लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है हमारी क्लास में। बच्चों देखिए, हमने हाल ही में जो टॉपिक शुरू किया था गैर व्यापारिक संस्थाओं के वित्तीय विवरण, उसमें हम ऑलरेडी 2 क्लास कर चुके हैं और पिछले क्लासेस में हम लोगों ने जो थ्योरी है वो कवर कर ली है। आज की इस क्लास के अंदर हम लोग बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर की बात करेंगे। जी हाँ, जो पहली क्लास थी हमारी उसमें मैंने आप लोगों को एग्ज़ाम पैटर्न बताते हुए बताया था कि जो किसी भी पेपर की अगर हम लोग बात करें, किसी भी विषय की 12th स्टैंडर्ड में, तो आप लोगों के जो फर्स्ट 10 क्वेश्चंस आएंगे, पहले 10 प्रश्न रहेंगे, वो बहुविकल्पीय रहेंगे। अब उनको अच्छे से करने के लिए जितने भी चैप्टर्स आप लोगों के सिलेबस में हैं, आप उनके बहुविकल्पीय प्रश्न को अच्छे से करते चलेंगे। राइट, चलिए अब ज़्यादा समय ना लेते हुए आज के क्लास को शुरू कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, आगम शोधन खाता बनाया जाता है। जी हाँ, बिल्कुल, गैर व्यापारिक संस्था द्वारा, बिल्कुल यही इसका आंसर है। हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं गैर व्यापारिक संस्थाओं के वित्तीय विवरणों में कौन कौन से खाते शामिल होते हैं। उनमें सबसे पहले हमारा आगम शोधन खाता, उसके बाद आय व्यय खाता और इसके बाद लास्ट में हमारा आर्थिक चिट्ठा। अब यदि एकल व्यापार, साझेदारी फर्म द्वारा या कंपनी द्वारा तैयार किए जाने वाले विवरणों की बात करें तो वहाँ हम लोग क्या तैयार करते हैं, व्यापारिक एवं लाभानी खाता और आर्थिक चिट्ठा। क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4, गैर व्यापारिक संस्थाओं द्वारा। नेक्स्ट, आगम शोधन, जिसको हम लोग प्राप्ति एवं भुगतान खाता भी कहते हैं, की भांति बनाया जाता है। जी हाँ, आगम शोधन खाता की भांति बनाया जाता है और इसका सही आंसर है रोकड़ बही। बिल्कुल, देखिए याद करिए, आगम शोधन का प्रारूप मैंने आपको दिया था और इसका अर्थ मैंने आपको क्लियर कराया था। आगम शोधन खाते में हम लोग केवल और केवल नगद व्यवहारों की बात करते हैं, या तो कोई नगद प्राप्ति हो या नगद भुगतान हो। और कैश बुक में, रोकड़ बही में भी सेम यही सब चीज़ें रिकॉर्ड होती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल आप लोग का सही है, ऑप्शन नंबर 1, रोकड़ बही। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, प्राप्ति एवं भुगतान आगम शोधन खाता है। देखिए, खाते 3 प्रकार के होते हैं, व्यक्तिगत, वास्तविक, नाममात्र। अब आप लोगों से पूछा है जो प्राप्ति एवं भुगतान खाता उसकी प्रकृति कौन सी होती है, वो कौन सा खाता होता है, तो आप लोग याद रखेंगे ये वास्तविक खाता होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, आय व्यय खाता बनाया जाता है। 4 ऑप्शन दिए गए इसके अंदर। नंबर 1, क्लब द्वारा, नंबर 2, शैक्षणिक संस्थाओं द्वारा, नंबर 3, धर्मार्थ संस्थाओं द्वारा और नंबर 4, इन सभी के द्वारा। अब यदि आप लोग गौर से और ध्यान से देखें तो क्लब, शैक्षणिक संस्थाएं, धर्मार्थ संस्थाएं, ये सभी गैर व्यापारिक संस्थाएं हैं और आय व्यय खाता गैर व्यापारिक संस्थाओं द्वारा तैयार किया जाता है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आय व्यय खाता की भांति होता है। 4 ऑप्शन इसके अंदर है। नंबर 1, रोकड़ बही, नंबर 2, लाभ हानि खाता, नंबर 3, तलपट और नंबर 4, इनमें से कोई नहीं। अब आय व्यय खाते की यदि हम लोग बात करें तो ये बिल्कुल लाभ हानि खाते की भांति होता है। जी हाँ बच्चों, गैर व्यापारिक संस्थाएं अपना आय व्यय
आई मीन टू से लाभ हानि ज्ञात करने के लिए आधिक्य कमी जिसको हम लोग कहते हैं आय व्यय खाता तैयार करती है, जबकि व्यापारिक संस्थाएं अपना लाभ हानि ज्ञात करने के लिए लाभ हानि खाता तैयार करती है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सेकंड सही है। जो आय व्यय खाता है वो लाभ हानि खाते के भांति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, आय व्यय खाता है। फिर से देखिए तीनों खातों के नाम दिए हैं, व्यक्तिगत खाता, वास्तविक, नाम मात्र। अब क्या होता है व्यक्तिगत खाता, क्या होता है वास्तविक और क्या होता है नाम मात्र, ये हम लोग 11th में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। देखिए जब किसी पक्ष की बात करें तो हम लोग व्यक्तिगत खाते की बात करते हैं। जब हम लोग किसी संपत्ति या गुड्स माल की बात करें, वस्तु की बात करें तो वास्तविक खाता, और यदि हम लोग आय व्यय लाभ हानि की बात करें तो नाम मात्र खाता। अब आय व्यय के अंदर अब आय व्यय खाता पूछा गया तो ऑब्वियसली आप लोगों का जो ऑप्शन सही जाएगा वह है नाम मात्र खाता। तो ऑप्शन नंबर 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, आय व्यय खाता प्रदर्शित करता है। जी हाँ, आय व्यय खाता बनाने का उद्देश्य क्या रहता है? इसे बनाने का उद्देश्य संस्था द्वारा की गई गतिविधियों का अंतिम परिणाम जानना है, जो कि आधिक्य कमी के रूप में आएगा। तो बस यहाँ ऑप्शन नंबर 1 आप लोगों का सही है। आय व्यय खाता प्रदर्शित करता है आधिक्य या कमी को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, गैर व्यापारिक संस्थाओं का मुख्य उद्देश्य होता है। जी हाँ बच्चों, आप लोगों से गैर व्यापारिक संस्थाओं का उद्देश्य पूछा जा रहा है कि उन्हें स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। ऑप्शन दिए, नंबर 1 समाज सेवा करना, नंबर 2 सदस्यों का मनोरंजन करना, और नंबर 3 सामाजिक व धार्मिक विकास करना। चौथा है इनमें से सभी। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 4 आप लोगों का सही रहेगा। जितने भी गैर व्यापारिक संस्थाएं या तो समाज की सेवा करती है या अपने सदस्यों के लिए सदस्यों का मनोरंजन या उनको कोई सेवा प्रदान करने का कार्य करती है, या सामाजिक या धार्मिक विकास करने का कार्य करती है। अभी गैर व्यापारिक संस्थाएं इन्हीं उद्देश्यों के साथ स्थापित होती है, तो ही सभी इनमें से सभी ऑप्शन सही रहेगा आपका, ऑप्शन नंबर 4। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, एक गैर व्यापारिक संस्था के दिन प्रतिदिन के नगद लेन देनों को दर्ज किया जाता है। ऑप्शन 4 है आप लोगों के पास, प्राप्ति भुगतान खाते में, आय व्यय खाते में, लाभ हानि खाते में, रोकड़ बही में। बच्चों याद रखेंगे, यदि हमसे क्वेश्चन किया जाता है कि गैर व्यापारिक संस्थाओं के दिन प्रतिदिन के नगद लेन देन, तो यहाँ ऑप्शन आपका 4 रोकड़ बही सही होगा। अगर हम लोग प्राप्ति एवं भुगतान खाते की बात करें, ये लेखांकन अवधि के अंत में तैयार होता है, प्रतिदिन इसको नहीं बनाया जाता है। प्रतिदिन की बात करें तो रोकड़ बही। तो यहाँ ऑप्शन नंबर 4 आप लोगों का सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आय व्यय खाता डैश द्वारा नहीं बनाया जाता है। जी हाँ, कौन नहीं बनाता है व्यय खाता? क्लब, शिक्षण संस्थाओं द्वारा, व्यापारियों द्वारा, धर्मार्थ संस्थाओं द्वारा। जी हाँ, ये व्यापारियों द्वारा नहीं बनाया जाता है, व्यापारियों द्वारा लाभ हानि खाता तैयार किया जाता है। ठीक, तो यहाँ ऑप्शन नंबर 3 सही है आप लोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, आय व्यय खाता बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 इकरा लेखा प्रणाली के अनुसार, नंबर 2 दोहरा लेखा प्रणाली के सिद्धांतों के अनुसार, नंबर 3 भारतीय बही खाता प्रणाली के अनुसार, और नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा, दोहरा लेखा प्रणाली के सिद्धांत के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, आय व्यय खाते का क्रेडिट शेष दर्शाता है।
जी हाँ बच्चों, जब हम लोग आय व्यय खाता बनाते हैं तो उसमें डेबिट और क्रेडिट में से कोई एक शेष आएगा। अब आप लोगों से पूछा गया है कि आय व्यय खाते का डेबिट शेष दर्शाता है। अब आप हमेशा ध्यान रखेंगे, आय व्यय खाते की बात करें, लाभ हानि खाते की। अगर लाभ हानि खाते की बात करें तो लाभ हानि खाते का क्रेडिट शेष लाभ दर्शाता है और आय व्यय खाते का शेष व्यय पर आय का आधिक्य दिखाता है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सेकंड आप लोगों का सही है, व्यय पर आय का आधिक्य। इसका मतलब कि आपकी आय ज़्यादा है और व्यय आपके कम है। राइट, तो ऑप्शन नंबर सेकंड आप लोगों का सही है, व्यय पर आय का आधिक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, गैर व्यापारिक संस्थाएं आयगत आय और आयगत व्यय को किस खाते में दिखाती हैं? अब आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। देखिए यहाँ हम एक बार फिर से रिकॉल करा देते हैं आपको। बेटा अगर केवल आयगत आय और आयगत व्यय की बात करते हैं हम लोग तो ये आय व्यय खाता होता है, और यदि हम लोग आयगत और पूंजीगत दोनों आय और दोनों व्यय की बात करते हैं तो ये आगम शोधन खाता होगा। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सेकंड आय व्यय खाता सही है आप लोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, आगम शोधन खाते में लेखा किया जाता है। लीजिए, हम बात कर रहे थे आगम शोधन खाते की। अब आगम शोधन खाते में पूछा जा रहा है कि किन मदों का लेखा किया जाता है। नंबर 1 केवल आयगत मदों का, नंबर 2 केवल पूंजीगत मदों का, नंबर 3 आयगत एवं पूंजीगत दोनों मदों का, नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। तो बिल्कुल आप लोग का क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन थर्ड सही रहेगा। जी हाँ, आगम शोधन खाते में हम दोनों प्रकार के मदों का लेखा करते हैं, आयगत और पूंजीगत दोनों का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही है यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15th, आगम शोधन खाते में ह्रास का लेखा कहाँ किया जाता है? देखिए बच्चों, अब यहाँ विशेष ध्यान देंगे। हमने कहा आगम शोधन खाते का मतलब है केवल और केवल नगद लेन देन, या तो नगद प्राप्ति हो या नगद भुगतान हो। अब ह्रास में नगद का कहीं कोई यूज़ होता नहीं है, तो अब ऑप्शन उस हिसाब से चेक करिएगा। आगम शोधन खाते के डेबिट पक्ष में, आगम शोधन खाते क्रेडिट पक्ष में, आगम शोधन खाते में लेखा नहीं होता है, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ ऑप्शन नंबर थर्ड आप लोगों का सही रहेगा, आगम शोधन खाते में लेखा नहीं होता है। जी हाँ, जितनी भी समायोजनाएँ होती हैं, हमने आपको अंतर बताते हुए आय व्यय और आगम शोधन खाते में बताया था कि जितनी भी समायोजनाएँ हैं उनका आगम शोधन खाते में कहीं लेखा नहीं होता है, जबकि आय व्यय खाते में समायोजनाओं का लेखा होता है। अभी समायोजनाओं में ह्रास, अदत्त, पूर्वदत्त व्यय, उपार्जित, अनुपार्जित आय, इन सबको शामिल किया जाता है। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है हमारा, गैर व्यापारिक संस्था की आय ज्ञात करने के लिए निम्न में से क्या तैयार किया जाता है? किन संस्थाओं की बात करें? गैर व्यापारिक। तो यहाँ हम लोग ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल सही है, आय व्यय खाता। यदि व्यापारिक संस्था की बात करते तो ये ऑप्शन नंबर थर्ड सही होता, लाभ हानि खाता। खैर, यहाँ आपसे पूछा गया गैर व्यापारिक संस्थाओं की आय ज्ञात करने के लिए कौन सा खाता तैयार किया जाता है, तो यहाँ ऑप्शन नंबर सेकंड आप लोग का सही है, आय व्यय खाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैर व्यापारिक संस्था द्वारा लिया गया आजीवन सदस्यता शुल्क है। बच्चों देखिए, आजीवन सदस्यता शुल्क की यदि हम लोग बात कर रहे हैं, गैर व्यापारिक संस्था के लिए पूंजीगत आय मानी जाती है, तो यहाँ ऑप्शन नंबर सेकंड सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक क्लब के लिए कौन सा पूंजीगत भुगतान होगा? ऑप्शन पढ़िएगा एक बार, वेतन हेतु भुगतान, सामान्य व्यय हेतु भुगतान, मशीनरी हेतु भुगतान, नगरपालिका कर हेतु भुगतान।
यहाँ ऑप्शन नंबर 3 आप लोगों का सही होगा, मशीनरी हेतु भुगतान। जी हाँ, जब कोई क्लब संपत्ति खरीदने की बात करेगा तो वो पूंजीगत भुगतान की श्रेणी में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, एक क्लब द्वारा घास की बिक्री से प्राप्त राशि को माना जाता है। अब जो घास है उसको हम लोग संपत्ति नहीं कहेंगे। यदि यह संपत्ति होती तो इसके द्वारा बिकने वाली मीन्स इसके द्वारा जो प्राप्त राशि है, इसके बेचने से जो प्राप्त राशि है वो पूंजीगत कहलाती। अच्छा, इसमें से 2 ऑप्शन तो ऑलरेडी ख़त्म हो गए। जो घास है वो संपत्ति नहीं होती है, दूसरा उसकी बिक्री से जो प्राप्त राशि वो पूंजीगत नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर 1 आप लोगों का बचा है, जो कि बिल्कुल सही है, आयगत प्राप्ति। तो याद रखेंगे, एक क्लब द्वारा घास की बिक्री से प्राप्त राशि को माना जाता है आयगत प्राप्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, एक विद्यालय के वार्षिक उत्सव के लिए प्राप्त किया गया चंदा माना जाता है। एक बार फिर से ध्यान रखिएगा बच्चों कि जब हम लोग किसी विशेष कार्य के लिए कोई चंदा प्राप्त करते हैं, हम मतलब गैर व्यापारिक संस्थाएं, तो वो आपका पूंजीगत प्राप्ति माना जाता है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर 2 आप लोगों का सही है। क्वेश्चन नंबर 21, संस्था के भवन हेतु प्राप्त दान होता है। ये दान फिर से देखिए विशेष उद्देश्य के लिए प्राप्त हुआ है, और यदि किसी विशेष उद्देश्य के लिए प्राप्त दान होता है, पूंजीगत प्राप्ति तो होता ही होता है, साथ ही उसको हम लोग आर्थिक चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में न लिख करके दायित्व पक्ष में लिखते हैं, क्योंकि दायित्व होता है, ये दायित्व माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, विशेष उद्देश्य के लिए प्राप्त चंदा दर्शाया जाता है। इससे पहले मैंने आपको बता ही दिया है, आर्थिक चिट्ठे के दायित्व पक्ष में हम लोग दिखाएंगे। तो यहाँ ऑप्शन नंबर 2 आप लोगों का सही है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 23, व्यापारिक संस्थाओं की आयगत प्राप्तियों एवं आयगत भुगतान दिखाए जाते हैं। अब याद रखिए और ध्यान से आप इसको पढ़िएगा। व्यापारिक संस्थाओं के बारे में पूछे, यदि गैर व्यापारिक होता तो आय व्यय, चूँकि यहाँ व्यापारिक संस्थाओं द्वारा पूछा गया तो ये लाभ हानि। तो ऑप्शन नंबर 1 लाभ हानि खातों में, तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। लास्ट क्वेश्चन आज के क्लास का, यदि मैच कोष है तो मैच के व्यय और मैच की आय को हस्तांतरित किया जाएगा। बच्चों, यदि कोई कोष आप लोगों को किसी विशेष उद्देश्य के लिए प्राप्त हुआ है तो उससे संबंधित जितने भी खर्चे और जितने भी आय है वो सब आपकी उसी कोष में प्लस हो जाएगी, और ये आर्थिक चिट्ठे के दायित्व पक्ष में इसका लेखा होगा। तो यहाँ ऑप्शन नंबर 2, जी हाँ, आपका ऑप्शन नंबर 2 यहाँ सही है। आई होप आप लोगों को ये सभी MCQ समझ में आए होंगे। अब इन सब के आंसर की मैंने बनाई है, आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, देख सकते हैं। चलिए बच्चों, आज के लिए इतना ही, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। तब तक अपना ध्यान रखिए और खूब पढ़िए।